हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोका सिविल IAS अकेडमी पर। पिछली क्लास में हमने 2 क्लास अटेंड कर लिया था। इसमें हमने ज्योग्राफी से रिलेटेड 2 लेक्चर्स अटेंड किया था। पहला हमने पढ़ा था कि एशिया के इम्पोर्टेंट माउंटेन्स, रिवर, डेजर्ट, लेक्स या सी वगैरह। इसमें हमने जानने और समझने की कोशिश की थी कि एशिया या पूरे वर्ल्ड के जो मैप्स होते हैं, मैप को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए, ताकि आपके क्वेश्चंस वहाँ से प्रीलिम के हों या मेंस के हों, अच्छे से टैकल हो सकें। एशिया या पूरे वर्ल्ड का ज्योग्राफी जो होती है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि अगर मैं बात करूँ आपके प्रीलिम की, तो प्रीलिम पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर फर्स्ट में भी इम्पोर्टेंट होता है आपका एशिया या पूरा वर्ल्ड का मैप। और दूसरा, अगर आप जीएस पेपर फर्स्ट करें मेंस की, तो उसमें भी आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस इंडिया ज्योग्राफी दोनों इम्पोर्टेंट होती है। यानी ये इक्वली इम्पोर्टेंट होता है आपके प्रीलिम के लिए भी और मेंस के लिए भी। मेंस में पेपर फर्स्ट के लिए इम्पोर्टेंट हो गया, पेपर सेकंड के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि अगर आप पेपर सेकंड में आईआर का नाम नहीं सुना होगा, तो आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन, वहाँ के लिए भी ज्योग्राफी मैपिंग आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो उसको भी हम समझेंगे और जानेंगे कि आईआर में कैसे क्वेश्चंस आपके मैपिंग से आते हैं। अगर आपका मैप अच्छा है, यानी आप अगर लोकेशंस कंट्री का देखते हैं या जानते हैं अच्छी तरीके से हैं, तो आप आईआर में इसको रिलेट कर ले जाएंगे। जैसे सपोज़ मान लीजिए कि इंडिया का अमेरिका से कितना ट्रेड है, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, या किस किस चीज़ का इंपोर्ट होता है, किस चीज़ का एक्सपोर्ट होता है, ये आपको जानना होगा। इंडिया का और बाकी देशों से क्या क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, कितना ट्रेड है, क्या उसका रिलेशंस है, बायलैटरल रिलेशंस या ट्राइलेटरल रिलेशंस या मल्टीलेटरल रिलेशंस। तो इस तरह से क्या क्या रिलेशंस हैं इंडिया के बाकी देशों से, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आईआर में। ऑलराइट, इसके बाद आप इसको कहीं न कहीं अपने पेपर थर्ड में, यानी जीएस पेपर थर्ड मेंस के, आप देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट या एनवायरनमेंट वाले टॉपिक में भी ज्योग्राफी का बहुत रोल होता है। क्यों रोल होता है? क्योंकि आपने ये समझा है कि ज्योग्राफी कोई एक अदर सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट है जो 3-4 चीज़ों को एक साथ लेके चलता है। इकोनॉमिक की अगर बात कर लें, तब भी आपको ज्योग्राफी में आती है, ज्योग्राफी संबंधित है। अगर आप पॉलिटिकल बातें कर लें, यानी पॉलिटी की बात कर लें, तब भी ज्योग्राफी रिलेटेड होता है। ज्योग्राफी तो अपने आप में ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है ही। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, इकोलॉजी की बात करें, राइट, तो ये सब टॉपिक आपके कहीं न कहीं ज्योग्राफी से संबंधित होते हैं। इसलिए ज्योग्राफी आपका पूरा एक, कह सकते हैं, वन इन ऑल, राइट, वन इन ऑल का ये रोल निभाता है। ओके, तो हमने पिछली क्लास में 2 लेक्चर अटेंड किया था, जिसमें हमने एशिया के इम्पोर्टेंट कुछ सेक्शंस को हमने देखा था और समझने की कोशिश किया था। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे साउथ ईस्ट एशिया के बारे में। मेरे ख्याल से अब तक जो क्लासेज आपको मिल रही हैं, काफ़ी आपका रिस्पॉन्स रहा है, काफ़ी लोगों का कमेंट्स भी आता है, काफ़ी लोग लाइक भी करते हैं चीज़ों को। बस आपसे रिक्वेस्ट और रहती है कि आप शेयर भी कर दिया करिए। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी और को फ़ायदा हो जाए। और हमारी टीम पूरी कोशिश यही कर रही है कि आपको जितना हो सके उतना ही ईजी तरीके से चीज़ों को समझाया जाए। कुछ क्लासेस आपके हिंदी लैंग्वेज में, कुछ क्लासेस आपके बाइलिंगुअल होती हैं, जैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिक्स करके पढ़ाया जा रहा है, ताकि यूपीएससी लेवल पे अगर आप तैयारी कर रहे हों, यूपीएससी की, आईएएस की या स्टेट पीसीएस की, तो आपके दोनों लेवल के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट होती हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको हिंदी में भी और इंग्लिश दोनों में समझाया जाए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अब जो ट्रेंड रहा है, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछने का जो ट्रेंड हुआ है, जो पैटर्न हुआ है, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके जो इंग्लिश वर्ड्स हैं, इंग्लिश टर्म हैं, वही सीधे सीधे आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगर उस केस में आप उसका टर्म का इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को कल या उस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाते हैं, राइट। तो इस केस में आपको देखना होगा कि जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है, उसको एज इट इज़, जैसे इंग्लिश में है वैसे ही रट लीजिए, समझ लीजिए। ओके, जैसे, ठीक है। तो आज हम लोग थर्ड लेक्चर हमारा होगा ये साउथ ईस्ट एशिया के बारे में समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली साउथ ईस्ट एशिया एग्जिस्ट कहाँ करता है, किन किन कंट्रीज़ को हम साउथ एशिया के अंदर रखते हैं, राइट। और ये एशिया में किस
एरिया की तरफ पड़ता है। चलिए, तो देरी ना करते हुए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं साउथ ईस्ट एशिया के बारे में। तो साउथ ईस्ट एशिया को शुरू करने से पहले थोड़ा हम ये समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली साउथ ईस्ट एशिया किस पोर्शन को हम कहते हैं। अगर हम पूरे एशिया को 4 भागों में डिवाइड करें, अगर हम इसको बीचों बीच से ऐसे डिवाइड कर दें और फिर एक ऐसे डिवाइड कर दें, राइट, तो आपको देखने को लग रहा होगा कि इधर का जो पोर्शन है नॉर्थ में है, इधर का है साउथ में, इधर का पोर्शन क्या है ईस्ट में है, इधर का पोर्शन वेस्ट में है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो पोर्शन दिख रहा है, जैसा मैंने पहले आपको बताया है कि ये वाला जो पोर्शन है साउथ ईस्ट पोर्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये साउथ में आ रहा है और ईस्ट पोर्शन में आ रहा है। ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट कहला सकता है। ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? वेस्ट नॉर्थ कहला सकता है या नॉर्थ वेस्ट कहला सकता है। ये क्या कहला सकता है? ये साउथ वेस्ट कहला सकता है। तो इसको आप समझ सकते हैं कि ये जो सेक्शन से बांटे गए हैं इसके दिशाओं के हिसाब से बांट दिए गए हैं। तो अगर आप देखेंगे ये इंडिया कंट्री है, ठीक है। इंडिया के ईस्ट की तरफ आप आते हैं, म्यांमार से शुरू करते हैं। म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, यहाँ पे मलेशिया हो गया और पूरा ये क्षेत्र जो है इंडोनेशिया का है, ये क्षेत्र फिलीपींस। तो आप इन सब कंट्रीज़ को अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा ये वाला पूरा हिस्सा ये साउथ ईस्ट वाले हिस्से में आ रहा है, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में ये माना जाता है। तो इन्हीं कंट्री को हम आज समझने और जानने की कोशिश करते हैं, राइट, ओके। अब इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप समझ लीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि इंडिया किस सेक्शन में आता है एशिया में, तो आपको बताना होगा साउथ एशिया में ये माना जाता है। साउथ एशिया में हो गया, ये साउथ ईस्ट एशिया हो गया, राइट, ये हो गया आपका नॉर्थ एशिया। इस वाले कंट्रीज़ को हम क्या बोलते हैं? ईस्ट एशिया, ओके। अब इस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया हम इसे कह सकते हैं। इस वाले कंट्री को हम वेस्ट एशिया कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम वेस्ट एशिया कह सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्री हैं या इंडिया साउथ एशिया में और इसके अलावा कौन कौन से कंट्री हैं, तो आपको देखना होगा अफ़गानिस्तान है, यहाँ पे है, पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, मालदीव है, फिर इसके बाद आप जाएंगे नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, फिर इसके बाद म्यांमार को हम इसी तरफ इधर भी रख सकते हैं या एग्जैक्टली म्यांमार से हम शुरुआत कर देते हैं साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री को। तो यहाँ तक आपने देख लिया, यानी अगर आप देखेंगे तो कितने कंट्री? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, ये सारे कंट्री क्या कहलाते हैं? इनको हम साउथ एशियन कंट्री कह सकते हैं। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? सब कंट्री को आप ध्यान से देखिए और समझिए कि कंट्री कहाँ कहाँ आते हैं, किस एरिया में पड़ रहे हैं, किस किस से बॉर्डर इनका लगा हुआ है, राइट। ये सब चीज़ें आपके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने वाली है। फिर इसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि सेंट्रल एशिया कौन से कौन कंट्री में आते हैं, तो आप देखेंगे जितने भी तजिकिस्तान कंट्री हैं, यानी अफ़गानिस्तान के ऊपर चले जाएंगे, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ये जो पांचों कंट्री आपको दिख रहे हैं स्थान वाले, ये सब इन पांचों कंट्री को हम सेंट्रल एशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल एशिया या सेंट्रल एशियन कंट्री कहते हैं। अब आपसे बात कर दे कि वेस्ट एशिया में कौन सी कंट्री हैं, तो आप वेस्ट एशिया में कह सकते हैं। अगर वेस्ट का है तो आपको पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है, इधर की कंट्री को। अगर आपसे कहे कि साउथ वेस्ट वाले, तो आपको बस इतना लेना होगा। ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई और कुवैत, ये सब जो कंट्री हैं इस बात के कहाँ पे आते हैं? साउथ वेस्ट एशिया में कंट्री माने जाते हैं। ये वाला जो क्षेत्र होता है, हमने देखा था कि यहाँ का क्षेत्र जो है काफ़ी डिजर्ट एरिया में माना जाता है। और यहाँ पे अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है, क्या रेनफॉल वहाँ कम होती तब होता है या ज़्यादा होती तब होता है, या क्या क्लाइमेट कंडीशन होगी कि वहाँ पे डेजर्ट बनते हैं। हमने देखा था पूरे एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट यहीं पे अरब का डेजर्ट है, ठीक है, और ये अरबियन पेनिनसुला सबसे बड़ा पेनिनसुला भी है एशिया का। 2 मायने में सबसे इम्पोर्टेंट है। तीसरा मायना ये है कि ये यहाँ पे पेट्रोलियम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होता है, यानी कह सकते हैं पूरी दुनिया का सबसे अधिक पेट्रोलियम रिजर्व यहीं पर होता है। तो 3 चीज़ें आपने समझ लिया कि ये क्षेत्र जो इस तीनों चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, राइट। अगर आप इंडिया से देखेंगे, इंडिया से अगर आप वेस्ट की तरफ चलेंगे तो वेस्ट की तरफ आप जाएंगे, जैसे लैटिट्यूड, ये देखिए लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड्स है, तो जैसे आप इसको बढ़ते चले जाते हैं तो आपको देखेंगे कि 2 से 2,500 किलोमीटर के बाद आपको इंडिया से इधर सारे कंट्रीज मिल जाते हैं, राइट, ओके।
फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं वेस्ट एशिया में, तो वेस्ट एशिया में वही सारे कंट्री हैं, से हो गया आपका तुर्की भी वेस्ट एशिया कंट्री माना जाता है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया, अजरबैजान है, इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है, इजराइल है, लेबनान है, या फ़लस्तीन वाला क्षेत्र है जो इसमें मुद्दे में बना हुआ है। ये सब वेस्ट एशिया कंट्री माने जाते हैं। नॉर्थ एशिया की अगर बात कर लेते हैं तो नॉर्थ एशिया में आपका एक ही कंट्री पड़ा हुआ है, रसिया। रशियन फेडरेशन जो है यही पूरा कंट्री है, पूरा नॉर्थ में कवर किया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इवन कुछ साउथ यहाँ पे जो हिस्सा पड़ता है, या आपका यूरोप में भी कुछ हिस्सा आपका रसिया का पड़ता है, राइट। अगर आप पॉपुलेशन की बात करेंगे तो कुछ पॉपुलेशन इसकी यहाँ पे निवास करती है इस वाले हिस्से में, यूरोप वाले हिस्से में, कुछ पॉपुलेशन थोड़ा इधर करती है। बाकी इधर का जो क्षेत्र पड़ रहा है ये सब क्या है, बर्फीला एरिया है, या कह सकते हैं यहीं पर टुंड्रा और टैगा वन भी पाए जाते हैं। यानी जैसे हम 60 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो पहले मिलेगा टैगा, इसके बाद पहले मिलेगा टुंड्रा, इसके बाद मिलेगा टैगा वंस, ठीक है, टैगा मिल जाएंगे। तो इधर के क्षेत्र आप देखेंगे तो इसी को आप साइबेरिया का प्लेन बोला जाता है। साइबेरिया को दो भागों में बांट दिया गया है, एक को बोल दिया गया इधर वाले हिस्से को वेस्ट साइबेरिया, इधर वाले हिस्से को ईस्ट साइबेरिया बोल दिया गया है। तो आपसे पूछेगा साइबेरिया का प्लेन कहाँ पे है, तो आप बताएंगे रूस के नॉर्दर्न पोर्शन में साइबेरिया का पोर्शन मिलता है, साइबेरिया का प्लेन मिलता है, ठीक है। और ये क्या है, कोल्ड एरिया है। यानी जैसे आप ऊपर जाते हैं इक्वेटर से धीरे धीरे कोल्ड बढ़ता चला जाता है और आप ऊपर पहुंच जाते हैं यहाँ पे आर्कटिक सर्किल के पास में 66.5 डिग्री पे, तो वहाँ पे बिल्कुल ठंडा मौसम मिलता है। ऑलराइट, ओके। अब हम बात कर लेते हैं इसी मैप के थ्रू, थोड़ा सा और समझ लीजिए, देख लीजिए इस सेक्शन में कि अगर आपसे पूछ दे कि ईस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्री हैं, तो आपको देखना मंगोलिया बेसी में आ जाता है, चाइना है ही। इसके बाद आप देख लेंगे इधर वाले कंट्री कौन कौन से कंट्री हैं, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया और जापान है। ये सारे कंट्री आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। तो ओके, समझ में मेरे ख्याल से आपको आ रहा होगा कि जैसे हमने डिवाइड करके समझा पूरे एशिया के कौन कौन से कंट्री किस किस सेक्शन में आते हैं, ये आपको कंफर्म हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो एग्जैक्टली हम लोग कहाँ बात करने वाले हैं आज क्लास में, आज क्लास में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। इस हिस्से को आज समझा जाएगा और जाना जाएगा, और इससे जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं उन सब पे डिस्कस किया जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए और क्लास को कंटिन्यू देखने की कोशिश करिए, पूरा देखने की कोशिश किया करिए, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो क्लासेस समझ में नहीं आएंगे। और अगर इसके पहले वाला क्लास आपने नहीं देखा है तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली वीडियो का लिंक दिया गया है, उसको तुरंत देखिए, फिर उसके बाद आकर के इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और इसलिए इस क्लास को क्या करना है आपको, इस क्लास को देखने से पहले सबसे पहले आपको ये काम करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पे इसकी 2 प्रीवियस क्लासेस पड़ी हैं ज्योग्राफी मैपिंग की, आप उनको देख करके आइए। इसके बाद ये आपको क्लास समझ में आएगी। हमारी पूरी टीम यही कोशिश कर रही है कि आपको जितना आसानी से हो सके समझाया जाए, बताया जाए, पढ़ाया जाए और आपका सिलेक्शन श्योर किया जाए। ओके, ऑलराइट। तो हम लोग इसी सेक्शन को आज पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं, डिले ना करते हुए हम लोग देखते हैं इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया को आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा टॉपिक हम और समझ लेते हैं कि एशिया का क्लाइमेट क्या होता है। ये चैप्टर हालांकि हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, जैसे आपका ज्योग्राफी जब बेसिक शुरू किया जाएगा तो आपको बताया जाएगा। क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशिनोग्राफी हो गया, टोपोग्राफीज आप देखेंगे तो इन सब चीज़ों को हम लोग अलग अलग से पढ़ा जाएगा चैप्टर वाइज। लेकिन फ़िलहाल हम लोग समझ लेते हैं कि एशिया के क्लाइमेट की बात अगर किया जाए तो एशिया में क्लाइमेट हो गया, या एशिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड हो सकते हैं, कौन से बिजनेस हो सकते हैं, क्या क्या इनका व्यापार होता होगा, या फिर कैसे इनका लिवलीहुड होता होगा, जीवन यापन यहाँ के लोग कैसे करते होंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। क्लाइमेटोलॉजी यानी एशिया का जलवायु और एशिया का वनस्पतियाँ क्या होंगी। जैसे आपको मैंने बताया कि अगर हम 0 डिग्री ले लें, एशिया का जो एक्सपेंशन है इसका जो विस्तार है 0 डिग्री के नीचे से ही है और लगभग हम 90 डिग्री तक पहुंच जाते हैं पूरा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका एक्सपेंशन माना जाता है, यानी इक्वेटर से लेके पोल एरिया तक इसका एक्सपेंशन माना जाता है, राइट। फिर अगर हम बात कर लें इसके लैंगिट्यूड की, तो ये भी लगभग आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, यानी मेडिटेरियन ओशियन से लेकर के, मेडिटेरियन सी से लेकर के पैसिफिक ओशियन तक ये पड़ रहा है। तो इसका एक्सपेंशन भी क्या है, लैंगिट्यूड भी काफ़ी दूरी तक है, ठीक है।
तो अभी हम इसके डेटा की बात नहीं कर रहे हैं, डेटा आपको मैं दिखा दूंगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये पूरा एक्सपेंशन, इसीलिए इसका लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड काफ़ी ब्रॉड है और ये काफ़ी एरिया कवर करता है, इसीलिए आप इसको कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है। ओके, तो ये आपका एरिया हो गया। अब हम इसको ध्यान में रख कर के ही समझेंगे। अभी मैं इस चीज़ को आपको मैप में दिखाऊंगा, ग्लोब पे दिखाऊंगा, कैसे इसको आप समझ सकते हैं, यानी क्लाइमेटोलॉजी कैसे डिसाइड करती है किसी एरिए को, या क्लाइमेट कैसे कैसे डिसाइड होता है। ओके, तो पहला टॉपिक समझते हैं कि इसका महान अक्षांशीय विस्तार है, आपने पढ़ा, समझ लिया है। ये मौसम के आधार पर इसका टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। मैंने आपको बताया कि जब 0 डिग्री पर होता है तो सूर्य जब 0 डिग्री पर वर्टिकल होता है तो वहाँ का टेम्परेचर सबसे अधिक होता है, जो कि आपको मिलता कहाँ पर, यहाँ वाले हिस्से में, यानी साउथ ईस्ट एशिया के हिस्से में मिलेगा, आपका इंडोनेशियन हिस्से में, वहाँ पे सबसे अधिक टेम्परेचर होता है उस क्षेत्र में, तो ये भी टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। दूसरा, यहाँ पे लगभग सभी वनस्पतियाँ, सभी वेजिटेशन पाए जाते हैं, यानी अगर आप इक्वेटर पे चलेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ सदाबहार वन मिल जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। ऊपर चलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ तो वहाँ पे भी कुछ वन मिल जाते हैं, यानी ट्रॉपिकल वन मिल जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। इसके बाद आप चलेंगे टेम्परेट वाले हिस्से में, टेम्परेट में यानी 30 डिग्री प्लस चलेंगे तो वहाँ पर भी कुछ टेम्परेट वन या फॉरेस्ट या वेजिटेशन मिल सकते हैं। इसके बाद ऊपर चलेंगे तो टैगा, टुंड्रा, ये भी वन मिलते चले जाते हैं, ठीक है। ये हालांकि अभी हम देखेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। यानी जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं वहाँ आपका टेम्परेचर घटता जा रहा है और उसके हिसाब से फिर वहाँ पे क्लाइमेट चेंज होता चला जा रहा है, ठीक है। क्लाइमेट पढ़ने के लिए जब हम पढ़ेंगे तो क्लाइमेट में 3 टर्म इंपॉर्टेंट होता है। पहला टर्म क्या होता है, वेदर, इसको आप मौसम कहते हैं, वेदर हो गया। दूसरा टर्म हो गया सीजन, तीसरा टर्म हो गया क्लाइमेट। वेदर क्या होता है, ये क्विक चेंजिंग होता है, यानी आधे घंटे में, 1 घंटे में भी मौसम बदल सकता है, ठीक है। जैसा कि आपने सुना है गाना, याद होगा आपको, मौसम की तरह बदल न जाना तुम, ठीक उसी तरह से क्या है, मौसम बदलता रहता है, हर समय आपका मौसम बदलता रहता है। यानी मौसम कैसे बदलेगा, ये टेम्परेचर के हिसाब से बदलता है। टेम्परेचर बढ़ा तो मौसम बदल गया, टेम्परेचर घटा तो मौसम बदल गया। इस तरह से कह सकते हैं कि टेम्परेचर डिसाइड करता है कि व्हाट वुड बी द क्लाइमेट देयर, वहाँ पे कौन सी क्लाइमेट होगी, कौन सा वेदर होगा या कौन सा सीजन वहाँ पे होगा। इट विल बी डिसाइडेड बाई टेम्परेचर। ओके, ऑलराइट। तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर घटता चला जाएगा, उसके हिसाब से क्लाइमेट भी घटता या क्लाइमेट भी अलग होता चला जाएगा। तो पहला आपने समझा कि वेदर क्या होता है, वेदर तुरंत चेंजिंग होती है क्लाइमेट में या तुरंत चेंजिंग होती है टेम्परेचर में। इसके बाद 3 से 4 महीने का जो अंतराल होता है उसको आप बोलते हैं सीजन। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में, इंडिया एक ऐसा कंट्री दुनिया का है जहाँ पे सभी वेदर्स पाए जाते हैं, जहाँ पे सभी सीजन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो 3 से 4 महीने का जो अंतराल पे होता है उसको आप सीजन कहते हैं। इसके बाद 30 से 32 साल का जो अंतराल होता है उसको आप क्लाइमेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने सुना होगा क्लाइमेट चेंज की बात होती है। क्लाइमेट चेंज की बात का मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट बदल रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर घट रहा है या तो बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ा तब भी आपने कहा क्लाइमेट चेंज हुआ, टेम्परेचर घटा तभी आपने कहा क्लाइमेट चेंज हुआ। तो ये कंडीशन आपको लगभग 30 साल 32 साल के अंतर पर ही देखने को मिलती है। ओके, ऑलराइट। तो आपको समझ में आ गया होगा, वेदर, सीजन एंड क्लाइमेट, ये 3 आपको ऑप्शंस देखना है, समझना है, इन तीनों को टर्म को समझना है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट चीज़। और अगर हम एशिया के नॉर्थ में चले जाएं, एशिया के उत्तर तट में टुंड्रा बेल्ट मिलता है। मैंने आपको भी बताया कि टुंड्रा बेल्ट किसे कहते हैं। तो एशिया के नॉर्थ हिस्से में टुंड्रा मिल जाता है, यहाँ पे टुंड्रा मिल जाएगा, ठीक है। टुंड्रा का फॉरेस्ट, यानी टुंड्रा बिल्कुल टेम्परेट होगा, बिल्कुल ठंडा होगा, कोल्ड एरिया होगा इधर की तरफ, ऑलराइट। यहाँ कहा गया कि यहाँ गर्मियाँ बहुत कम होती हैं, यानी जब सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकल फ्लो होता है, वर्टिकल आता है, तो थोड़ा बहुत रोशनी आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पहुँचती है, ठीक है। यानी सूर्य आपका यहाँ है और यहाँ से फिर ट्रॉपिक वाले एरिया तक बेल्ट शिफ्ट करता है। एक्चुअली सूर्य नहीं बेल्ट शिफ्ट करता, बल्कि
कौन करता है? पृथ्वी ही करती बेल्ट शिफ्ट। तो यहाँ से यहाँ सूर्य गया तो इसकी रोशनी थोड़ा बहुत इस हिस्से तक पहुँच सकती है, राइट। जब यहाँ होगा तो इस हिस्से पर वर्टिकल होगा। फिर जब सदर्न वाले में आते हैं आप, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ आते हैं, मकर रेखा की तरफ आते हैं, सूर्य जब यहाँ आएगा तो ये वर्टिकल होगा इस लाइन में, तो यहाँ पर इसकी रोशनी वर्टिकल पड़ेगी, यानी टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ जाएगा। जब सूर्य यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा तो टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद वापस जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा। तो इस तरह से इसी को आप बोलते हैं बेल्ट शिफ्टिंग। किसकी बेल्ट शिफ्टिंग होती है? पृथ्वी की। पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा समझा था और जाना था कि बेल्ट शिफ्टिंग एक्चुअली क्या होती है। ओके, ऑलराइट, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एकदम बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से पूरी ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग दूँ। इसलिए आप थोड़ा सा बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। जबकि जब सर्दियों का मौसम होता है तो सर्दियाँ लंबी होती हैं और गंभीर होती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है यहाँ पे, एकदम कड़ाके की ठंडी, कोई रह नहीं पाता यहाँ पे। इसलिए साइबेरिया के नाम सुने होंगे आप, साइबेरिया के पक्षी, ठीक है, साइबेरिया के कुछ जीव जंतु भी होते हैं जो ठंडो एरिया में रहते हैं। तो यहाँ पे गर्मियाँ क्या हैं? छोटी होती हैं, बहुत कम होती हैं और ठंडी होती हैं, जबकि सर्दियाँ बहुत लंबी होती हैं और बहुत गंभीर सर्दी इस एरिया में पाई जाती है। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, ठीक है, जस्ट डोंट वरी। टुंड्रा के दक्षिण में बहुत विस्तार में टैगा वन पाए जाते हैं, दक्षिण वाले एरिया इस हिस्से में, यानी इसके थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे तो क्या मिलेगा? टैगा के वन मिलते हैं। टैगा भी एक तरह से आपका वन क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र है जो कोल्ड की तरह से पड़ता है, यानी कोल्ड की ही तरह है, और यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट वगैरह पाए जाते हैं। ये हम जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे एग्जैक्टली पूरे वर्ल्ड की एक साथ मैं आपको पूरा बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया? इसमें शंकुधारी वन, कठोर सर्दियाँ और गर्म ग्रीष्मकाल थोड़ा बहुत होता है। किस एरिया में बात हो रही है? टैगा और टुंड्रा वाले एरिया की बात हो रही है। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ कर दे कि टैगा ज़्यादा ठंडा है या टुंड्रा, तो आपको क्वेश्चन क्या आंसर देना होगा? आपको टुंड्रा देना होगा आंसर। टुंड्रा क्या सबसे ठंडा है, इसके बाद फिर टैगा होता है, इसके बाद नीचे और आते हैं तो आपको टेम्परेट मिल जाता है, इसके बाद नीचे आते हैं तो आपको ट्रॉपिकल मिलता है, और फिर नीचे आते हैं इक्वेटर पे तो आपको इक्वेटर मिल जाएगा। इस तरह से आप हर क्षेत्र में आप देखेंगे तो हर क्षेत्र में टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ पे वन पाए जाते हैं, या उसी तरह से उनका लिविंग स्टाइल भी लोगों का वहाँ पे होता है। फिर उसके बाद जैसे ही हम टैगा से नीचे आते हैं तो आपको स्टेपीज की पेटीज मिलती हैं। आपने सुना होगा स्टेपीज क्या है? घास का मैदान है, जो ठंडे हरे हरे घासों का मैदान होता है, उसको आप स्टेपीज कहते हैं। इन सबको मैं मैप में भी दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो शीतोष्ण घास का मैदान, यानी टेम्परेट ग्रास लैंड आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके नीचे आते हैं टैगा के नीचे, तब टेम्परेट वाले हिस्से में, ठीक है, इस वाले में। इसके बाद यहाँ सर्दियाँ ठंडी होती हैं, काफ़ी सिंपल चीज़ है, गर्मियाँ ज़्यादा नहीं पड़ती हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में और पूर्व एशिया में मानसूनी वन थोड़ा बहुत पाए जाते हैं। यानी जब हम आते हैं कहाँ पे? इस वाले हिस्से में आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे एकदम दक्षिण में, इक्वेटर के आसपास एरिया में या ट्रॉपिक के नीचे वाले एरिया में, यहाँ पे गर्मियाँ ज़्यादा होंगी, यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाएंगे, यहाँ के लोग काले काले होंगे और लंबे लंबे होंगे, ठीक है। यहाँ पे सदाबहार वन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल पूरे साल भर होता है, एक ही मौसम होगा। यहाँ पे क्या होगा? एक ही मौसम होगा और कोई मौसम नहीं होता है। कौन सा मौसम होगा? गर्मी का मौसम होगा। यहाँ पे कौन सा मौसम होगा? यहाँ पे ठंडी का मौसम होगा। ऑलराइट, ओके। इसके बाद दक्षिणी एशिया के दक्षिणी भाग में देखेंगे तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसको आप बोलते हैं भूमध्य रेखा का क्षेत्र, और यहीं पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, यानी भूमध्य रेखीय वन भी पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या क्लाइमेट है, कैसा क्लाइमेट है एशिया में। थोड़ा सा आपने इसको समझा और जाना। अब हम इसका मैप देख लेते हैं, मैप से आपको और भी क्लियर होगा, राइट। अब इस मैप पे थोड़ा सा नज़र डाल लीजिए और देख लीजिए थोड़ा सा, हालांकि फिर अलग से कवर इसको करा जाएगा, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए इस मैप में क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपका पूरा एशिया का मैप दिख रहा होगा आपको, सारे कंट्रीज़ अभी हमने देखा ही था, तो थोड़ा सा काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बस इसमें ये देखना है कि जो कलर बने हुए हैं, जैसे जैसे कलर हैं, ये अलग अलग कलर
अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन को दिखा रहे हैं। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे रेन फॉरेस्ट एरिया कौन कौन से मिल रहे हैं, आपके ये वाले जो हिस्से हैं इनको हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं, यानी इक्वेटर पे जो पाए जाने वाले एरिया हो रहे हैं वहाँ पे रेन फॉरेस्ट यानी एवरग्रीन प्लांट्स या वेजिटेशंस मिलेंगे, ठीक है, इक्वेटोरियल बेल्ट में। इसके बाद फिर ग्रासलैंड एरिया आपको दिख जाएगा, ग्रासलैंड ये भी है, इधर भी ग्रासलैंड मिलते हैं, इधर भी मिल जाते हैं। सेमी एरिड का मतलब शुष्क एरिया, जैसे आपने देखा था यहाँ पे इस हिस्से में और थोड़ा सा इस हिस्से में, ये क्या मिल जा रहा था, यहाँ पे रेगिस्तान मिल जा रहा है, एरिड या सेमी एरिड। और इसी के बाद फिर डिजर्ट एरिया में देखेंगे तो डिजर्ट एरिया हो गया यहाँ पे, और पूरा यहाँ से यहाँ तक हिस्सा क्या हो गया, डिजर्ट हो गया, यानी यहाँ पे सबसे कम बरसात ईयरली होती है। ऑलराइट, इसके बाद फिर देखेंगे सब ट्रॉपिकल रीजन में, यानी ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात कर रहा है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कर रहा है सब ट्रॉपिकल, ठीक है। सब ट्रॉपिकल में बात करेगा कि ह्यूमिड क्षेत्र होता है, ह्यूमिड का मतलब थोड़ा बहुत उमस होती है, ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं होता है और ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा अधिक भी नहीं है। फिर डेजर्ट भी थोड़ा बहुत मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे ये वाला क्षेत्र देखिए, ये वाले क्षेत्र में भी हल्का फुल्का डेजर्ट मिलते हैं। इस वाले में जैसे ईरान वाला क्षेत्र हो गया, ये सऊदी अरेबिया वाला क्षेत्र था, तो इस वाले क्षेत्र में भी हल्का फुल्का डेजर्ट मिलते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा डेजर्ट हॉट नहीं है जितना कि ये वाला डेजर्ट है, ओके, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो आपको दिखता है यहाँ पर टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट वही क्लाइमेट है जहाँ पर ठंडी पड़ना शुरू होती है, यानी 30 डिग्री से आप ऊपर जाते हैं तो ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है। टेम्परेट क्लाइमेट मिलेगा, सब आर्कटिक क्लाइमेट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये तीनों एरिया आपको देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट आपको देखिए, ये पूरा हिस्सा मिल गया टेम्परेट क्लाइमेट वाला, ठीक है, यानी यहाँ मंगोलिया है गया, यहाँ पे रूस का क्षेत्र हो गया और चाइना हो गया, ठीक है, ये मंचूरियन वाला क्षेत्र हो गया चाइना का, ये वाला एरिया आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। ऑलराइट, इसके बाद सब आर्कटिक आप देखेंगे इधर हो गया, ठीक है, ग्रासलैंड, ये सब आर्कटिक यहाँ पे हो गया। इसके बाद ग्रासलैंड आते हैं तो ग्रासलैंड में आपको इधर पे पोर्शन दिख रहा है, डेजर्ट आपका यहाँ। तो ये सारे मैप आपको देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ये सब मैं अलग से कवर करूँगा, बस आपको दिखा दे रहा हूँ कलर के हिसाब से कहाँ कहाँ पे चीज़ें क्या पढ़ रही हैं। अब आपसे समझ में आ गया होगा कि यानी कि क्लाइमेट जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा एरिया यानी फर्टाइल होगा या फर्टाइल नहीं होगा क्षेत्र, या डेजर्ट बनेगा क्षेत्र उस एरिए में, या फिर क्या क्या होगा, ये सब हम लोग थोड़ा सा आगे समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं आज के इस टॉपिक पे। आज हमने टॉपिक जो चूज किया है वो क्या है हमारा, साउथ ईस्ट एशिया। अब हम इसी क्लाइमेट की बात करेंगे, यानी इसी एरिया की बात करेंगे इस सेक्शन में, ठीक है। ओके, तो फाइनली हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जिसमें हमें पढ़ना क्या है, साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं और ये देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें आसियान है, आसियान है इसमें। आसियान का मतलब ये दिल है आशिकाना, राइट, आसियान। आसियान का मतलब इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये कुल 10 कंट्रीज़ का एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म क्या है देख लीजिए। ए का मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, राइट। क्या है ये, एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। रीजनल मतलब क्षेत्रीय, इंटर गवर्नमेंटल का मतलब होता है कि सभी गवर्नमेंट या कई देशों की गवर्नमेंट मिलकर कोई संगठन बनाती है, उसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंट, राइट, या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कंप्राइजेज 10 कंट्रीज़, इसमें कितने कंट्रीज़ हैं, 10 कंट्रीज़ हैं। ये कंट्री कहाँ से हैं, ये सब के सब साउथ ईस्ट नेशन के ही कंट्री हैं। कौन कौन से कंट्री, मेंबर कंट्री कौन है, ये क्वेश्चन याद रख लीजिए, यहाँ से पूछता है। पहला ब्रुनई है, ब्रुनई दारुस्सलाम इसको बोलते हैं। कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है एंड वियतनाम। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, जकार्ता, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, जो इंडोनेशिया की कैपिटल है, राइट। क्लासेस आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, बाइलिंगुअल इन द सेंस कि आपको हिंदी में और इंग्लिश दोनों में थोड़ा सा पढ़ना होगा, क्योंकि अगर आप बड़ी तैयारी करते हैं यूपीएससी लेवल की या पीसीएस लेवल की तो आपको बाइलिंगुअल पढ़ने की ज़रूरत होती है। एक्चुअली होता क्या है कि अब क्वेश्चंस जो ट्रेंड हैं क्वेश्चन पूछने के वो थोड़े थोड़े चेंज हो रहे हैं। यूपीएससी या पीसीएस ये आपके चीज़ों को समझने और जानने के जो लेवल होता है उसको थोड़ा बढ़ा रहा है।
ठीक है। तो उसी तरह से आपको बाइलिंगुअल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस कुछ टर्म्स आपके सीधे सीधे इंग्लिश वाले ही पुट कर देते हैं एग्जाम्स में, तो आपको समझ में नहीं आता है। तो कोशिश करिए कि हमारे साथ बने रहिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको सारे टॉपिक्स को हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा। और स्पेशली मेरी जो क्लास होती है वो बाइलिंगुअल ही होती है। ये आपकी हेल्प के लिए मैं इन सब चीज़ों को हिंदी में समझा रहा हूँ। हालांकि मेरा क्लास आपका पॉलिटी का थोड़ा बहुत, ज्योग्राफी का और पॉलिटी का थोड़ा आपका इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको दोनों में पढ़ने की, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, राइट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कंट्रीज आपने देख लिया। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इंडो चाइना रीजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडो चाइना रीजन। और इसी एरिया में आपको इंडो चाइना पेनिनसुला भी मिलता है। मैंने आपको पढ़ाया था इंडो चाइना पेनिनसुला पिछली क्लास में। इंडो चाइना पेनिनसुला में कंबोडिया, वियतनाम, इस क्षेत्र जो है आपके कंबोडिया, वियतनाम और लाओस प्लस म्यांमार से लेकर के ये जो क्षेत्र पड़ता है आपका क्या पड़ता है? इंडो चाइना क्षेत्र कहा जाता है। इसमें कौन कौन से कंट्री हैं नाम याद रख लीजिए। इंडोनेशिया है पहला नंबर, मलेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, तिमोर है, ब्रुनई है, कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार है, इसको बर्मा कहते थे पहले, ठीक है, और रंगून भी इसे कहते थे। मेरा पिया गया रंगून, तो यही आपने समझा होगा, रंगून यही है। थाईलैंड, फिर वियतनाम, ये सारे कंट्रीज आपके क्या हैं? जस्ट मेक योर स्टडी इंटरेस्टिंग। स्टडी को आप इंटरेस्टिंग लेके चलिए, तभी आप 1 घंटे 1.5 घंटे क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब कंट्री को आप देखेंगे तो ये सब कंट्री आपके साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री कहे जाते हैं। ओके, ऑलराइट। दूसरा फैक्ट है कि एशियान के सबसे अधिक कंट्री या मैक्सिमम जो कंट्री हैं वो द्वीप में हैं या प्रायद्वीप में। मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ की कंट्री क्या हैं, या तो पेनिनसुला में हैं या तो आइलैंड में डिवाइडेड हैं, ठीक है। इस क्षेत्र का जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, यानी यहीं पे कुछ कंट्री मिलेंगे जो दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री होते हैं। इसके बाद अधिकांश देश विकसित देश में अंदर आते हैं, विकासशील देश यानी डेवलपिंग कंट्री। अब अगर हम इसकी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो दुनिया के देशों को 2 भागों में डिवाइड करके रखा गया है स्पेशली, ठीक है। एक कंट्री ऐसे कंट्री जो डेवलप्ड होंगे, क्या होंगे? डेवलप्ड होंगे। एक कंट्री ऐसे जो डेवलपिंग होंगे, ठीक है। एक कंट्री ऐसे जो विकासशील होंगे, जैसे कि इंडिया क्या है? विकासशील कंट्री, डेवलपिंग कंट्री है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी डेवलप्ड, हम बनना चाह रहे हैं विकसित, लेकिन हम अभी क्या हैं? डेवलपिंग में हैं, ठीक है। चाइना है, एक्चुअली चाइना को अब तो डेवलप्ड कंट्री में कर देना चाहिए, लेकिन वो अभी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है कि हम अभी डेवलपिंग में ही हैं, हमारे यहाँ कहाँ विकास हुआ है? कहीं नहीं विकास हुआ है। और हम कह रहे हैं हमारे यहाँ भी विकास हो रहा है। और हम अभी आपने देखा होगा एक इंटरनल न्यूज़ आई है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ भारत की तरफ से एक न्यूज़ आई है कि राज्यों को या पंचायत क्षेत्रों को, पंचायती राज क्षेत्रों को ये कह दिया गया है कि उनको प्रमोट करिए कि वी आर डेवलप्ड नेशंस, हम लोग क्या हैं? डेवलप्ड नेशन की तरह से। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इससे आपकी थोड़ी सोच बनेगी, आप कुछ अपर लेवल तक सोचेंगे, आप कुछ अच्छा सोचेंगे, कुछ बड़ा सोचेंगे। और ये सही भी है, बहुत बुरा नहीं है, ये होना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप लंबा सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, जैसे आसमान से गिरा और खजूर पर लटका, ठीक उसी तरह से अगर आप ऊंचा सोचते हैं, लंबा सोचते हैं, तो आप कहीं कहीं अटकेंगे, कहीं कहीं आप गिरेंगे। और अगर आप छोटा ही सोचते हैं, पेड़ पे चढ़ना सोचते हैं, तो आप गिरेंगे तो ज़मीन पे आ जाएंगे। इसलिए क्या करिए? कम से कम आकाश में उड़ने की कोशिश करिए। तो इंडिया भी इसी तरह से कुछ इनिशिएटिव कर रहा है कि अपने क्षेत्रों को, या कह सकते हैं कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों को, ग्रामीण पंचायतों को प्रमोट किया जाए कि हम एक विकासशील देश नहीं बल्कि विकसित देश के अंदर आते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि विकासशील देश वो देश होते हैं जहाँ पे डेवलपिंग हो रही है, डेवलप चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी उनको कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो अभी कंप्लीट नहीं किए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गरीबी रेखा, जैसे कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड, जैसे कि आपका इकोनॉमिक, आपकी जीडीपी, आपका पूरा जितना जीडीपी है, आपका जो रेवेन्यू है, आपका पूरा कैपिटल है, वो सब चीज़ें क्या है? ये सब मैटर करती हैं कि आपके देश को क्या कहा जाए या किस लिस्ट में रखा जाए, डेवलप्ड में या डेवलपिंग में। ऑलराइट, तो इस तरह से कुछ डिसाइड होता है।
हालांकि टॉपिक आपका इकोनॉमिक्स का है, मैं उसमें समझाऊंगा आपको। तो इतना आपको समझ में आ गया कि ये आसियान का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा कुछ समझते हैं इस एशिया के बारे में। अब आप कुछ मैप से समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ से कंट्री किस किस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। आप देख लीजिए मैप में कहाँ शुरुआत करेंगे आप, यहाँ शुरुआत करेंगे। कौन सा देश है? म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है। और ये जो पीला हिस्सा दिख रहा है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है? ये इंडोनेशिया है। इसके बाद इसी क्षेत्र में लगा हुआ है देखिए बोर्नियो, ऊपर है ब्रुनेई, और ये वाला क्षेत्र जो होता है इसको बोर्नियो कहते हैं। बोर्नियो इज़ द पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। बोर्नियो भी इंडोनेशिया का पार्ट है। ये आता है आपका सिंगापुर क्षेत्र वाला एरिया। तो यानी सुमात्रा वाला आइलैंड जो है इसको बोलते हैं, सुमात्रा वाला क्षेत्र को। ये मलेशिया क्षेत्र पड़ जाता है। और यहीं इसी को आप बोलते हैं मलय पेनिनसुला, मलय पेनिनसुला, ठीक है। और सिंगापुर इसी का एक भाग माना जाता है। तो ये सब क्षेत्र जो पड़ रहे हैं आपके पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऊपर आपका फिलीपींस है। ये सब जितने भी क्षेत्र दिख रहे हैं ये सब क्या हैं? ये सब के सब आपके साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्र माने जाते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए। यही सब हम आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। ये पैसिफिक ओशियन है। ये क्या है? साउथ चाइना सी है, ठीक है। इसकी बात कर लेंगे। इधर है आपका इंडियन ओशियन, ठीक है। ये नीचे तक पूरा एरिया। तो ये सब हम लोग अभी आगे देखा जाएगा। मैं आपको लोकेशन दिखा दिया कहाँ कहाँ की बात हो रही है। ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब इसी कंट्री में मैं दिखा दूँ कौन कौन से देश हैं जो आसियान कंट्रीज़ में हैं। देख लीजिए कौन कौन से देश हैं। म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, फिलीपींस है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, सिंगापुर है और इंडोनेशिया। ये 10 कंट्रीज आपके कौन कौन से हैं? ये 10 कंट्री आपके आसियान के हैं। कौन से हैं? आसियान के हैं। आसियान के सारे 10 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। आसियान पे हम एक अलग क्लास लेंगे और उसमें समझाएंगे आपको आसियान क्यों इम्पोर्टेंट होता है इंडिया के लिए और बाकी सारे नेशंस के लिए। ओके, आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं एक एक करके सारे कंट्रीज़, यानी जितने भी कंट्री आपके साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं उनको समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग कहाँ से? अपने वेस्ट सेक्शन से। वेस्ट सेक्शन साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से पहला पड़ता है आपका म्यांमार। अगर आप इंडिया की वेस्ट की तरफ से आते हैं तो पहला देश पड़ेगा म्यांमार। तो म्यांमार का जो फिजिकल ज्योग्राफी है या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है उसको समझते हैं। म्यांमार का जो हिस्सा जो महत्वपूर्ण पर्वतीय है जिसमें अराकान योमा मिलता है, पेगु योमा मिलता है और चिन हिल्स मिलती है, प्लस बिलोक्तांग रेंज भी मिलता है। तो ये सारी रेंज क्या है? पर्वतीय माला जो है या पर्वत श्रृंखला है जो वो कहाँ की हैं? म्यांमार की हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अभी हम इसको मैप में देखेंगे। फिर सिंटैक्सियल बेल्ट के कारण अराकान योमा और पेगु योमा जो हिमालय का हिस्सा माने जाते हैं। मैंने पहले क्लास में बताया था कि अराकान योमा या पेगु योमा ये जो माउंटेन है ये कहीं न कहीं आपके हिमालय के ही भाग में आते हैं। आज की एक नई खबर आपने देखा। खबर क्या है? काफ़ी दुखद खबर है। अभी रात में ही लगभग 11:32 पर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में, हरियाणा में, बिहार में और थोड़ा बहुत झारखंड क्षेत्र में, या नॉर्थ नेशंस जो है, नॉर्थ राज्य जो हैं वहाँ पे काफ़ी इसका झटका देखने को मिला है। इससे आपने समझा है कि नेपाल के क्षेत्र में एपी सेंटर रहा है और वहाँ पे थोड़ा बहुत झटके आपको भूकंप के देखने को मिले हैं। तो आप देखेंगे कि ये अराकान योमा यानी हिमालय के क्षेत्र में जो सेक्शन मिल रहा है, यानी 2 प्लेटें क्या हो रही हैं? एक एशियन प्लेट है, एक इंडियन प्लेट है। तो ये दोनों टकरा रही हैं। ये हिमालय के क्षेत्र में हमेशा टकराहट होती रहती है। इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है? हमेशा कोई न कोई डिस्टर्बेंस होता है तो भूकंप आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब 1 महीने के अंदर में लगभग तीसरी बार ये आपका ऐसा कुछ सिचुएशन देखने को मिला है, ठीक है। इसके बाद हकाकाबो रजी उत्तरी म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। क्या नाम है? हकाकाबो। याद रखना है, हकाकाबो म्यांमार के नॉर्थ म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। अभी मैप में सब इसको देखा गया है। फिर सान का पठार इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे सान का पठार किस कंट्री में है तो आपको बताना होगा म्यांमार में है, ठीक है। इसके बाद पूछ देगा आपसे अराकान योमा किस कंट्री में है तो आपको बताना होगा म्यांमार में है, ठीक है। इसके बाद जो सान का पठार है इसमें खनिज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्षेत्र माना जाता है और ये वृष्टि छाया क्षेत्र माना जाता है। वृष्टि छाया क्षेत्र किसे कहते हैं? जब इंडिया की तरफ से साउथ वेस्ट मानसून आता है, ठीक है,
अभी हम लोग मानसून पढ़ेंगे जब क्लाइमेटोलॉजी में, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे मानसून डिसाइड होते हैं। साउथ वेस्ट मानसून आता है तो ये माउंटेन होने की वजह से, जैसे माउंटेन है ये टकरा गया, इस साइड नहीं पड़ पाता है। अगर माउंटेन के इस साइड बरसात हो रही, इधर नहीं पड़ पा रही, इसका मतलब कि माउंटेन की ऊंचाई ज़्यादा है और माउंटेन से बादल टकरा जा रहे हैं और बरसात इधर ही कर दे रहे हैं। इसके क्षेत्र वाले को, इस वाले क्षेत्र को बोलेंगे वृष्टि छाया क्षेत्र। जैसा आप इंडिया में देखेंगे कहाँ पे, नीलगिरी माउंटेन के पास में, तमिलनाडु वाले हिस्से में। हमारे यहाँ साउथ वेस्ट मानसून से तमिलनाडु में बरसात नहीं होती है, बल्कि जब रिटर्निंग मानसून आता है, वापस मानसून आता है या वेस्टर्लीज जब आती है, तब ठंडियों में बंगाल की खाड़ी से बरसात यहाँ पे तमिलनाडु में होती है। ठीक उसी तरह से ये जो क्षेत्र है म्यांमार का सान पठार, यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, यानी वृष्टि छाया क्षेत्र में पाया जाता है, माना जाता है। ओके, ऑलरेडी। अब म्यांमार की सबसे इम्पोर्टेंट नदियाँ जो है उनको देख लेते हैं। कौन कौन सी नदी है? इरावदी है, साल्विन है और छिंदविन है। ये 3 नदियाँ सबसे इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। कहाँ की? म्यांमार की। आपको नोट करते चले जाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट एक ट्राइब निवास करती है, इसका नाम है बामर। बामर ट्राइब एशिया के म्यांमार वाले, यानी साउथ एशिया के म्यांमार वाले कंट्री में निवास करती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बामर कंट्री बामर किस देश की जनजाति है या ट्राइब है, तो आपको बताना है म्यांमार की ट्राइब है, ठीक है। जैसे इंडिया में भी कुछ ट्राइब्स वगैरह क्वेश्चन पूछता है, तो उसी तरह से वर्ल्ड लेवल पे भी आपके एग्जाम्स में ट्राइब से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आते हैं। हम नदियों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि नदियों को उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ पे गिरती हैं और इनके पास पे या इन पर कौन कौन शहर बसे हुए हैं और क्यों ये इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहली नदी है इरावदी। इरावदी नदी का जो उद्गम होता है वो म्यांमार से ही है, ठीक है। तिब्बत के पठार से हालांकि निकलती है, म्यांमार में ये बहती है। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ ये बहते हुए आती है, ठीक है। इसके बाद ये परिवहन मार्ग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है और फाइनली ये जाकर कहाँ गिरती है, ये जाकर के अंडमान सी में गिर जाती है। कहाँ पर गिरती है? अंडमान सी में आके गिर जाती है। और जो म्यांमार की राजधानी है नैपिदा, म्यांमार की राजधानी नैपिदा है, इसी पर बसी हुई है, ठीक है, इसी पर स्थित है। ओके, समझ में आ गया। तो ये हो गया इरावदी नदी। इरावदी नदी हालांकि निकलती म्यांमार से ही है और जा कर के फिर अंडमान सी में आके गिर जाती है, इसी पर एक राजधानी है। इसके बाद हम आते हैं दूसरी नदी की बात करते हैं, साल्विन। साल्विन नदी ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है म्यांमार के लिए और स्पेशली ये म्यांमार की नदी मानी जाती है। ये भी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है, उत्तर से दक्षिण में ये भी फ्लो करती है। इसके बाद ये कहाँ फ्लो करती है? चाइना में ऊपर, इसके बाद म्यांमार में और फिर थाईलैंड में। इन तीनों देशों से बहते हुए लास्ट में आकर के कहाँ गिरती है? अंडमान सागर में आके यहाँ पे गिर जाती है, ठीक है। और ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी बेसिनों में से एक है। व्हाट इज़ बेसिन? बेसिन किसे कहते हैं? बेसिन का मतलब ये होता है जब भी कोई नदी अपने रास्ते से बहती है, ठीक है, तो इसका क्षेत्र जहाँ जहाँ तक अपने पानी को पेयर आउट करती है या पानी जहाँ तक पहुँच पाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका नदी का बेसिन। जैसे गंगा और यमुना का बेसिन उत्तर प्रदेश क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है। महानदी का बेसिन, कृष्णा का बेसिन, गोदावरी का बेसिन, कावेरी का बेसिन, यानी इस तरह से नदियों का जहाँ तक पानी पहुँच पाता है उसको उस नदी का बेसिन कहा जाता है, राइट। उसको उसका क्षेत्र या बेसिन कहते हैं। उसी तरह से कहा जाएगा कि ये साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ी बेसिनों में से एक बेसिन मानी जाती है। कौन सी नदी का? साल्विन नदी का। तो आपने समझ लिया दोनों इरावदी और साल्विन नदी के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इन्हीं नदियों को आप देख लीजिए मैप के थ्रू। इन नदियों को आप मैप में देख लीजिए। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैप है म्यांमार का। आप देखिए यहाँ से निकलती है, म्यांमार से ही निकलती नदी कौन सी? मतलब तिब्बत के पठार से निकलती कौन सी नदी? इरावदी। ये ऐसे फ्लो करते हुए आती है, ठीक है। आ करके फिर ये यहाँ पे डेल्टा बना दिया, याद रखना है, ये नदी भी डेल्टा बनाती है, इरावदी भी डेल्टा बनाती है अंडमान सागर में ये डेल्टा बनाती है। इसी में आपने देखा सबसे इम्पोर्टेंट सिटी शहर यहीं बसा हुआ है, क्या नाम है इसका? मांडले है, ठीक है, आपने देख लिया। फिर नैपिदा है इसका सिटी, ये भी देख लेंगे आप। इसके बाद इसमें एक दो नदियाँ आके मिल जाती हैं, छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं, यहाँ पे आठ मिलती है और एक इधर से मिलती है।
एक नदी आपको यहाँ और मिल रही है, ऐसे बहते हुए आकर के इधर आके गिरती है। अभी मैंने आपको बताया क्या इसका नाम आपने साल्विन देखा है, ठीक है। अब इस मैप में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, देख लीजिए, ये है आपका इंडिया, इधर का क्षेत्र आप देखेंगे तो ये इंडिया है। इसके बाद बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद फिर ये जो क्षेत्र पड़ रहा है आपको देखेंगे, ये पूरा क्षेत्र क्या है, म्यांमार से सटा हुआ है पूरा इंडिया का। इधर है आपका क्या, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सब क्षेत्र पड़ जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे तो इतना हिस्सा जो पड़ रहा है, ये वाला बॉर्डर, ये म्यांमार से सटा हुआ है, ठीक है। तो इसके इधर आप आते हैं तो यहाँ पे माउंटेन मिलता है, कौन सा माउंटेन है, अराकान योमा। क्या नाम है, अराकान योमा। ये फिजिकल मैप है आपका एशिया का, एशिया के म्यांमार का, ठीक है। तो ये हो गया अराकान योमा हिस्सा, ये हो गया नागा हिल्स हो गई। इसके बाद आते हैं तो सान प्लेटू, देखिए यहीं पे पड़ रहा है, क्या नाम है इसका, सान प्लेटू, यहाँ आपने देख लिया, ठीक है। अब नदी की बात करते हैं, एक है छिंदविन, देखिए यहीं से निकलती है ऐसे बढ़ते हुए, इसकी सहायक नदी मानी जाती है किसकी, इरावदी। इरावदी यहाँ से निकलती है ऐसे बहते हुए, ऐसे आते हुए इससे मिल जाती है, ठीक है, इरावदी, और यहाँ पे फिर आके बन जाती है। यही होता है क्या, इरावदी का डेल्टा। कहाँ पे बनता, अंडमान सागर में। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद आप देखेंगे एक छोटी सी नदी यहीं बहती है, सितोंग करके, ये भी आके गिरती है अंडमान खाड़ी में, और इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मर्तबान। गल्फ ऑफ मर्तबान इसे कहा जाता है, राइट, ओके। आप देखेंगे ये क्षेत्र जो दिख रहा है पूरा का पूरा क्या है, बंगाल की खाड़ी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी छिंदविन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इरावदी रिवर। छिंदविन जो क्या है, वो इरावदी नदी की सहायक नदी है। एक नदी हमने और बात किया कि यहाँ से एक नदी निकलती है ऐसे बहते हुए, देखिए ये आके इधर गिर जाती है, इसी में गिरती है, मर्तमान की खाड़ी में। क्या नाम इसका, साल्विन। तो यानी ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, कहाँ की, म्यांमार की हैं, ठीक है। यहाँ से निकलती है ऐसे बहते हुए आप पे आके अंडमान खाड़ी में यानी मर्तमान खाड़ी में आके गिर जाती है, ठीक है। दोनों चीज़ें समझ में आ गया। इसके इधर हम चलेंगे तो और बाकी कंट्रीज आ रहे हैं, फिलहाल इसमें आपने म्यांमार को समझ लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आते हैं, बात कर लेते हैं दूसरा कंट्री हमारा थाईलैंड है। म्यांमार के जस्ट बगल में थाईलैंड कंट्री है। तो थाईलैंड कंट्री का जो फिजिकल फीचर्स है, फिजिकल ज्योग्राफी है, उसको समझते हैं। थाईलैंड की कुल इंपॉर्टेंट 3 फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट। पहला फीचर आपका है कोराट का पठार, यहाँ पे मिलता है। कहाँ पे मिलता है, थाईलैंड के पूर्व एरिया में मिलेगा। इसके बाद पश्चिम में पर्वत मिलेंगी और दक्षिण में क्रा, इस्थमस ऑफ क्रा, इसको बोलते हैं क्या, इस्थमस ऑफ क्रा। इस्थमस ऑफ क्रा दक्षिण में मिल जाता है, पठार पश्चिम में मिलता है, पर्वत पश्चिम मिलता है, और पूर्व में कोराट का पठार मिल जाता है। कहाँ पर, ये थाईलैंड की बात हो रही है। कोराट का जो पठार है रबड़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपसे पूछेगा कोराट का पठार कहाँ पर है और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना होगा कि थाईलैंड में कोराट का पठार है, किस हिस्से में, पूर्वी हिस्से में, ठीक है। पश्चिमी हिस्से में पूछेगा माउंटेन है, कौन कौन से माउंटेन आगे देखेंगे हम अभी, ठीक है। और फिर पूछेगा इस्थमस ऑफ क्रा, इस्थमस ऑफ क्रा साउथ में दबाता है, और इसी को काट करके बनाने की बात हो रही है, इसे काट करके हमको जाने का रास्ता बन जाएगा, इस्थमस ऑफ क्रा। व्हाट इज इस्थमस, इस्थमस किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया, इस्थमस किसे कहते हैं। पहला मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट यानी जल संधि, जल संधि किसे कहते हैं, 2 लैंड भाग है, ठीक है, 2 लैंड भाग है, इसको इधर पानी है और इधर भी पानी है, दोनों साइड क्या है, पानी है, और ये वाला पानी इधर एंट्री कर रहा है, इधर का पानी इधर एंट्री कर दे रहा है। यानी ये 2 जल भागों को जोड़ने वाला जो वाटर बॉडी होती है इसको बोलते हैं जल संधि। और इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक उल्टा का मतलब कि एक सेक्शन में आपका यानी कोई ऐसा पूरा हिस्सा है, अब हमने क्या किया, इधर भी पानी है, दोनों साइड क्या है, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है। अब हमने क्या किया, इतना हिस्सा काट दिया, ठीक है, इतना हिस्सा काट करके हमने रास्ता बना दिया, या हम फ्यूचर में बना सकते हैं। तो इसी को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एस्थमस। एस्थमस का मतलब इसको आपने कहा जल डमरू मध्य है, इसको बोल देंगे स्थल डमरू मध्य है, ठीक है। तो यही आपका एस्थमस ऑफ क्रा है। बात हो रही है थाईलैंड की, थाईलैंड के निचले हिस्से पे आपको मिलेगा एस्थमस ऑफ क्रा, और इसी को काट करके हम चाह रहे हैं कि अंडमान सी से होकर के हम सीधे साउथ चाइना सी में, दक्षिण चाइना सागर में पहुंच जाएं और हमारा ट्रेड आसान हो जाए, ठीक है।
यही की बात हो रही है। हालांकि अभी हम मैप में इसको देखेंगे। इसके बाद थाईलैंड की सबसे ऊंची चोटी दोई इंथानोन है। क्या नाम है? दोई इंथानोन थाईलैंड की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसके बाद थाईलैंड की महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे मेकांग है और चो फ्राया है। ये दो नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं, मेकांग और चो फ्राया इंपॉर्टेंट है। कहाँ की हैं? ये थाईलैंड की नदियाँ हैं। ठीक है, इन सब टॉपिक को ध्यान से समझते चलिए। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, तो आप इसको थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं, या चाहें तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको देखते रहिएगा। ठीक है, एक एक चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। इसके बाद हम आते हैं नदी की बात कर लेते हैं। तो पहली नदी क्या आपकी मेकांग रिवर है। मेकांग रिवर का जो उद्गम है वो भी तिब्बत के पठार से है और ये उत्तर से दक्षिण में भी फ्लो करती है। इसके बाद चाइना में, म्यांमार में, लाओस में, थाईलैंड में, कंबोडिया में एंड वियतनाम में, इन 5-6 राज्यों में, कंट्री में बहते हुए फाइनली एक आकर गिरी कहाँ गिरेगी? साउथ चाइना सी में आकर गिर जाती है, अपना मुहाना बनाती है। हमने पढ़ा अभी अस्थमा करा है जो वो थाईलैंड को मलेशिया से जोड़ता है। मैंने बताया अभी कि दो वाटर बॉडी है ये दो लैंड को अलग कर रही, तो इसको हमने स्टेट कह दिया, और कोई लैंड भाग है ये जुड़ जा रहा है किसी दूसरे लैंड भाग से, इसको आपने क्या कह दिया? इसको आप एस्थमस कह दिया। जबकि इसमें थाईलैंड है और मलेशिया है, थाईलैंड और मलेशिया दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो इसको आप एस्थमस कहते हैं। यानी इसका नाम क्या? अस्थमा करा। आपने देख लिया कि अस्थमा करा कहाँ पड़ रहा है। अस्थमा करा आपका साउथ ईस्ट एशिया में पड़ रहा है। ये दो कंट्री को जोड़ रहा है, थाईलैंड और मलेशिया को। राइट, ओके। नेक्स्ट अगली रिवर हमारी चो फ्राया, दूसरी रिवर है। चो फ्राया जो है थाईलैंड की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर, यानी इसकी लाइफ लाइन मानी जाती है। कहाँ की? थाईलैंड की। ठीक है, ओके। ये इसका भी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ टू साउथ ही है। थाईलैंड की बड़ी खाड़ी में जाके गिर जाती है, यानी थाईलैंड की जो खाड़ी है वहाँ पे ये जाके अपने पानी को गिरा देती है। ठीक है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब इसका चलते हैं मैप देख लेते हैं, कहाँ पे दोनों नदियाँ हैं और कहाँ पर इसका पूरा थाईलैंड का मैप है। ओके, अब इस मैप में आप देखेंगे तो इसमें थाईलैंड नदी या थाईलैंड का जो मैप पूरा ये दिख रहा होगा। हमने देखा है हम म्यांमार है, म्यांमार के बाद आप आते हैं इधर से तो एक दामना रेंज करके मिलता है। तो दामना रेंज पूछेगा आपसे दामना पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तो आप बताएंगे थाईलैंड में है। ठीक है, थाईलैंड में। और थाईलैंड के ऊपरी हिस्से पाए जाएंगे तो थाई का हाईलैंड मिलेगा, उच्च भूमि मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप आते हैं तो ये देखेंगे ये क्षेत्र जो दिख रहा है ना, ये सब आपका तिब्बत वाला क्षेत्र मिल रहा है, पहाड़ी वाला क्षेत्र मिल रहा है। और यही क्षेत्र दामना रेंज जो है म्यांमार से सटा हुआ है। यही मैं बात कर रहा था आपका यहाँ पे अस्थमा करा, यही है अंडमान सागर। यहाँ से हम इसको काट देंगे, काट के फिर हम सीधे चले जाएंगे थाईलैंड की गल्फ में, और ऐसे करते हुए चले जाएंगे कहाँ पे? साउथ चाइना सी में चले जाएंगे, इधर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो यही मैं बात कर रहा था। जबकि हमको जाना पड़ता है नीचे से, मलक्का की जलसंधि से होकर जाना पड़ता है। तो अगर हम इधर से ट्रेड व्यापार करना चाहते हैं, हम ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे देश यहाँ से व्यापार करते हैं, तो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए आपको इधर का रास्ता चूज करना पड़ता है, तब जाते हैं आप। लेकिन अब यही कट जाएगा तो यहाँ से हम सीधे चले जाएंगे साउथ चाइना सी में, चाइना में, जापान में, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इन सब देशों में अपना व्यापार कर सकते हैं। राइट, ओके। अब नदी की बात करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया दो नदियाँ इंपॉर्टेंट थी। कौन सी नदी? मेकांग थी। मेकांग नदी आपको देखिए निकल रही है यहाँ से, ऐसे बहते हुए आके यहाँ पे गिरती है। कहाँ पे गिरे? गल्फ ऑफ थाईलैंड में गिरती है। दूसरी नदी क्या है? एक है आपकी चो फ्राया, देखिए दिख रहा है, चो फ्राया आपको दिख रही है, यहाँ से निकल रही है तिब्बत के पठार से, ऐसे बहते हुए यहाँ पे आके गिर रही हैं। ठीक है, हालांकि ये दोनों नदियाँ बहुत बड़ा कह सकते हैं कि डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, डेल्टा एक्चुअली ये बनाती भी नहीं हैं दोनों नदियाँ, मेकांग और चो फ्राया। ठीक है, आपने ये देख लिया। ओके, अब एक प्लेटू इसमें और था, क्या नाम था उसका? खोरात का प्लेटू या कोरात का प्लेटू आप कहते हैं, या खोरात का प्लेटू कह सकते हैं। तो ये आपका इसी हिस्से में पड़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं, ये जो नदी थी ये थी मोकलांग नदी थी, छोटी सी नदी थी। मेकांग रिवर आपको इधर मिल जाएगी। ठीक है, सॉरी देखिए मैंने यहाँ से बता दिया था। तो मेकांग रिवर आपको यहाँ से है, ऐसे निकलती है, ये बॉर्डर बनाते हुए आपको क्वेश्चन पूछेगा मेकांग रिवर क्या बॉर्डर बनाती है? तो बनाती है, बिल्कुल ऐसे बनाते हुए बॉर्डर बनाते कहाँ पे गिरेगा? कि इधर पे गिर जाएगी। ठीक है,
यहाँ पे ये कौन सा हिस्सा है, साउथ चाइना सी का हिस्सा है, तो यहाँ पे गिरेगी। यानी चाइना से निकलेगी, लाओस से निकलते हुए इधर से, ठीक है, ऐसे बढ़ते हुए ये, तो लाओस से चाइना से, लाओस से, वियतनाम से, कंबोडिया से और थाईलैंड से होते हुए फाइनली आकर के ये कहाँ गिर जाएगी, फाइनली आके साउथ चाइना सी में गिर जाती है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो सामने आपका एक मैप दिख रहा है इधर का, ये हम पहले मैप देख लेते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये मैप आपका क्या है, फिलीपींस का। फिलीपींस में देखें कितने आइलैंड हैं, बहुत सारे आइलैंड हैं। देखिए ये है सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछ दे फिलीपीन का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो लुजोन है। लुजोन सबसे बड़ा फिलीपींस का आइलैंड पड़ता है। इसके इधर जाएंगे तो साउथ चाइना सी है, इसकी इधर आएंगे तो फिलीपींस सी है। ठीक है, नीचे आप आते हैं साउथ चाइना सी के, तो यहाँ मिलेगा सुलू सी, इसके बाद आप आएंगे सेलेब सी मिल जाएगा, इधर चले जाएंगे तो बोहोल सी मिलेगा छोटा सा, इधर आपका फिलीपीन सागर है ही। ठीक है, तो ये आपके थोड़ा बहुत सी मिल जाते हैं फिलीपींस के। आप देख लेंगे कि यहाँ पलमान, ये इम्पोर्टेंट है पलमान। ठीक है, और यही एक माउंटेन यहाँ पे मिलता है, कभी कभी कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है आपको। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है नहीं, बस देख लीजिए ये एरिया पूरा। ठीक है, ये फिलीपींस का हिस्सा दिख रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे आपका सुलू सी कहाँ पे है, तो आप देखेंगे साउथ चाइना से नीचे है पड़ता है, फिर सेलेब सी है, इसके बीच में यहाँ पे जल संधि मिलेगी। अभी हम आगे देखेंगे कौन सी जल संधि है। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगी, और एक जल संधि यहाँ पे मिलती है। ठीक है, और फिर यानी यहाँ जो जल संधि मिलती है इसी को आप बोलते हैं लुजोन स्टेट, लुजोन के ही नाम से है, और साउथ चाइना सी को फिलीपींस से जोड़ती है लुजोन स्टेट। और लुजोन क्या है, सबसे बड़ा आइलैंड है किसका, फिलीपींस का। तो इस सेक्शन में आपको इतना ही याद रखना होगा। ठीक है, ये कहाँ पढ़ रहा आपने देख लिया। ओके, आगे चलते हैं। फिलीपींस के बारे में कुछ छोटी मोटी चीज़ें पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, ओके, अब आते हैं हम लोग फिलीपींस के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा सा फिलीपींस के बारे में जानते हैं। फिलीपींस हमने देखा कि फिलीपींस बहुत बड़ा आइलैंड का एक समूह है, जिसमें कुल आइलैंड है 7500, नियर अबाउट 7500 आइलैंड से मिलकर एक समूह बना हुआ है, जिसको आप फिलीपींस कहते हैं। लुजोन सबसे बड़ा इसका, मैंने बताया आपको, सबसे बड़ा ये क्या है, द्वीप है, जिसकी राजधानी क्या है, मनीला है। मनीला राजधानी है, और मनीला वही स्थान है जहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी राजधानी है मनीला, उसी का ये हेड क्वार्टर भी है, उसका एक हेड क्वार्टर है यानी मुख्यालय भी है। इरी का भी मुख्यालय है। ठीक है, ओके, अब हम बात कर लेते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्यों इम्पोर्टेंट है, इंडोनेशिया में भी 13,500 से ज़्यादा आइलैंड इंडोनेशिया वाले में पड़ते हैं। देखने को बहुत छोटा मोटा मिलता है, लेकिन आप जब जाते हैं यहाँ पे तो सबसे बड़ा आइलैंड ग्रुप यही मिलता है। इसको आप बोलते हैं आर्कियोपेलागो। आर्कियोपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, मैंने आपको पहले बताया था। इंडोनेशिया देश द्वीप जो है, द्वीप समूह है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह माना जाता है। दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश माना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला देश, पॉपुलेशन वाला देश है ये। फिर उसके बाद जावा दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप भी माना जाता है। जावा इसी का एक हिस्सा है। जावा सुमात्रा आप देखेंगे तो इसी का हिस्सा मिलते हैं, तो इसको आप बोलते हैं जावा। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप भी है, ये फैक्ट आपको रख लेना है। इसके बाद यहाँ का जो क्षेत्र है 2/3 हिस्सा, 2/3 किसे कहते हैं, जब आप मेजोरिटी निकालते हैं किसी भी, जैसे मनी बिल पास, जब कोई संविधानिक संशोधन बिल पास करना हो या ऑर्डिनरी बिल पास करना हो, तो लोकसभा से, राज्यसभा से, लोकसभा से और राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी से बिल पास करवाया जाता है। प्रेजेंट एंड वोटिंग, क्या चीज़, प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है इसमें 2/3 ही क्या है, 2/3 यानी कह सकते हैं 6.66% क्या है, जंगल है, वन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये वन क्षेत्र कहीं न कहीं किस तरह का वन है, ये सदाबहार वन है। यानी क्यों, क्योंकि इंडोनेशिया कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया ग्लोब पे इक्वेटोरियल वाले हिस्से में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। ओके, ऑलराइट, ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब इंडोनेशिया के थोड़ा मैप देख लेते हैं। अब देखिए ये मैप है आपका इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का मैप में आपको मैंने बताया
आप ध्यान से इस मैप को देख लीजिए, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं देख लीजिए। सबसे पहला मैं आइलैंड दिखा देता हूँ, ये है आपका सुमात्रा आइलैंड। इतना बड़ा जो दिख रहा है ये क्या है, सुमात्रा का आइलैंड है, ठीक है। और यहीं से सुमात्रा और मलेशिया के बीच में से यहाँ पे मलक्का जलसंधि है, ठीक है। जो मैं आपको भी बात कर रहा था कि इधर स्ट्रेट करना हो तो मलक्का जलसंधि से होते हुए आप आएंगे कहाँ पे, साउथ चाइना सी में इधर आप जाते हैं ट्रेड करने के लिए, या इस कंट्री में इस कंट्री में आते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ इंडियन ओशियन, इधर इसकी तरफ सुमात्रा के नीचे इंडियन ओशियन, और यहाँ पे भी एक जलसंधि मिलेगी। कौन सी जलसंधि, आप आगे देखेंगे जावा के नाम से, जावा जलसंधि मिल जाएगी। ये जावा का आइलैंड है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद बाली छोटा आइलैंड, इसी को माना जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। बाली किसका आइलैंड है, जावा का ही छोटा सा एक आइलैंड है, ठीक है। बाली समिट यहाँ पे हुई थी, किसकी, इन्वायरमेंट संबंधित बाली समिट यहीं पर हुई थी, तो बाली के नाम से आपको याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप आएंगे तो इधर वाला जो है पोर्शन पूरा सुंडा आइलैंड कहते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सुंडा आइलैंड। तो यहाँ पे भी एक जलसंधि मिलेगी, किसके बीच में, जावा और सुंडा के बीच में, तो सुंडा जलसंधि के नाम से इसको जाना जाता है। क्या जाना जाता है, नाम लिख लीजिए इसका। इसको हमने क्या कहा, मलक्का जलसंधि, इसको हमने मलक्का जलसंधि कह दिया। क्या कहा, मलक्का, मलक्का जलसंधि यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, और यहाँ से यहाँ तक क्या हिस्सा, जावा जलसंधि है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हिस्सा क्या, सुंडा स्टेट है, सुंडा, ठीक है। सुंडा जलसंधि यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे आपको मिलेगा इधर, यह है बांदा सी, इसके नीचे तिमोर सी, छोटा सा हिस्सा जो तिमोर दिख रहा है ये हिस्सा इंडोनेशिया के हिस्से में आता है। अब बाकी जो ये हिस्सा जो है ये ईस्ट तिमोर के हिस्सा, इधर का जो हिस्सा है वो इसमें नहीं आता है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। और आप इधर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा दिख रहा है ये इंडोनेशिया के भाग में आता है, लेकिन जो न्यू पापुआ गिनिया इधर का हिस्सा है वो इंडोनेशिया के पास में या इंडोनेशिया के अंदर नहीं आता है। यानी ईस्ट तिमोर वाला हिस्सा और न्यू पापुआ गिनिया का हिस्सा ये इंडोनेशिया में नहीं आता है, बल्कि इसको हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में मानते हैं, ठीक है। तो अभी जितने हाईलाइट दिख रहे हैं यही आपके एशिया इंडोनेशिया में आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं अराफुरा सागर देख जाएगा, ऊपर की तरफ चलेंगे न्यू गिनिया है, ठीक है, आइलैंड ये भी कंट्री है। इसके बाद आप आएंगे मुलुकु आइलैंड मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। सुलावेसी आइलैंड, यानी ये जो हिस्सा पूरा दिख रहा है ये क्या है, सुलावेसी का हिस्सा है, ठीक है, सुलावेसी। अब सुलावेसी और इधर क्या है ये देखिए, ये जो हिस्सा दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये हिस्सा किसका है, ये हिस्सा बोर्नियो है, इसको आप बोर्नियो कहते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा महाद्वीप है, सॉरी ये भी सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है, किसका है, इंडोनेशिया का है, ये भी एक द्वीप है, इसको बोलते हैं बोर्नियो। इसके ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है ये है ब्रुनई का, जो कहीं कहीं मलेशिया वाला पार्ट पड़ता है, यानी यहाँ से लेके इधर का जो हिस्सा दिख रहा है ये वाला हिस्सा ये किसका है, मलेशिया का भाग है, ठीक है, ये हिस्सा मलेशिया का। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि ब्रुनई किसका भाग है, तो मलेशिया का है, और आपसे पूछ दे बोर्नियो किसका भाग है, तो बोर्नियो आपका इंडोनेशिया का भाग है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है, ओके। सुलावेसी हो गया, यहाँ पे बोर्नियो हो गया, सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, बाली इसी का आइलैंड है एक। इसके बाद आप मुकुलू कह सकते हैं, इसके आगे यहाँ पे न्यू गिनिया है। आपने ये सब आइलैंड देख लिया, ये सब के सब आइलैंड आपके इंडोनेशिया के आइलैंड कहे जाते हैं, जिसमें कितने हैं, 13,500 कुल आइलैंड छोटे मोटे मिलके बन जाते हैं। ये पूरा क्या है, इंडोनेशिया है। इसके आसपास के सी आपने देख लिया, कौन कौन सी था, इधर आपने सेलेब सी देखा था, पैसिफिक ओशियन है ही ऊपर साइड में, अराफुरा, बांदा, तिमोर, और यहाँ पे जावा, फिर इधर इंडियन ओशियन, ठीक है, इधर साउथ चाइना सी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अब आते हैं मलेशिया के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मलेशिया क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारे यहाँ से मलेशिया से काफ़ी व्यापार होता है, लोग कमाने भी जाते हैं मलेशिया में, काफ़ी अच्छा बिजनेस चलता है वहाँ पे, और काफ़ी लोग वहाँ पे कमाते भी इंडिया के हैं। तो आप देखते हैं इसका फिजिकल अगर फीचर्स की बात किया जाए तो ये रबर और आयल पाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्षेत्र माना जाता है। यहाँ जंगलों को साफ करके यहाँ रबर और पाम की खेती होती है। पाम मतलब वही नारियल या पाम का जो आयल होता है उसकी खेती यहाँ पे होती है, ठीक है। इसके बाद कॉफ़ी के लिए फेमस है, पश्चिमी क्षेत्र में जावा वाले क्षेत्र में कॉफ़ी का फेमस है। जावा के एरिया में ज्वालामुखी पर्वतों पे पाए जाते हैं, यानी ज्वालामुखी भी होता है। अब आपसे क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र जहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होता है यानी वॉल्केनिक एरप्शन होता है वो कहाँ पे होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहीं पे एक क्षेत्र मिलता है आपको रिंग ऑफ फायर,
किस नाम से है? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर का मतलब इसके ऐसा एरिया जहाँ के चारों तरफ से क्या हो, विस्फोट होता हो, कैसा? वॉल्केनिक इरप्शन होता हो, इसलिए उसको हम पढ़ते हैं, क्या नाम जानते हैं? रिंग ऑफ फायर के नाम से। तो इसी क्षेत्र में कहीं न कहीं वो भी रिंग ऑफ फायर मिलता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे उसको। फिर मलाय पेनिनसुला कुछ भाग और बोर्नियो द्वीप मलेशिया को मिला के बनाते हैं, ठीक है। मलेशिया में क्या मैंने बताया आपको, ये मलाय पेनिनसुला हो गया और इधर के क्या हो गया, बोर्नियो हो गया, ब्रुनेई हो गया, ठीक है। तो बोर्नियो इधर नीचे था और ये ब्रुनेई है, तो यही क्षेत्र मिला क्या बनता है? हालांकि ये पूरा बोर्नियो ही है, लेकिन जो बोर्नेई का क्षेत्र है, बोर्नियो का है, ब्रुनेई वाला क्षेत्र, वही आपका मलेशिया में मिलता है। तो इधर वाला मलय पेनिनसुला और बोर्नियो का हिस्सा मिला क्या बनाते हैं? आपको मलेशिया बनाते हैं। अधिकांश शहर मलय पेनिनसुला पर इसके स्थित हैं, यानी इसी पर अधिकांश शहर इसके स्थित हैं। बोर्नियो के यानी ब्रुनेई वाले हिस्से में बहुत कम शहर मिलते हैं, ठीक है। ओके, मलेशिया के दो भागों के बीच में एक जलसंधि मिलती है, यानी जलराशि या जलसंधि मिलती है, इसको बोलते हैं नाटुना, यानी इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? नाटुना, ठीक है। इसी ऊपर जाएंगे तो अब क्या मिलेगा? साउथ चाइना सी मिल जाएगी। तो नाटुना नाम से सागर मिलता है, इसको हम बोलते हैं किसके बीच में है? मलेशिया और ब्रुनेई के बीच में जो हिस्सा मिलता है उसको आप नाटुना कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर जो एक ऐसा सिटी, इसको आप कहते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे महंगा कह सकते हैं, या पूरी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है। किसके लिए है ये सबसे इम्पोर्टेंट सिटी? पढ़ाई में या ट्रेड में, या कह सकते हैं किसी भी तरह के बिजनेस में सबसे सिंगापुर आगे होता है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सबसे आगे ये है। इसके बारे में देखते हैं। ये शहरी क्षेत्र माना जाता है पूरी दुनिया का, कह सकते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र माना जाता है दुनिया में, ये भी है। काला पोर्ट यहीं पर है, काला पोर्ट मलक्का जलडमरूद मध्य आपने देखा है। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं। आपने देखा होगा कि सिंगापुर से आप कभी, जैसे मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी जैसे लैपटॉप वगैरह, तो आपने देखा होगा सिंगापुर से हम अक्सर उसका चिप वगैरह मंगाते हैं। तो सिंगापुर में बहुत सारी कंपनियां आती हैं। ये क्षेत्र है, यहाँ शिक्षा बहुत ज़्यादा हाई एजुकेशन है, ठीक है। 90+% हमेशा शिक्षा है हमारे यहाँ। तो पता नहीं क्या चीज़ सिस्टम रखा गया है शिक्षा का, कि अगर कोई व्यक्ति आप पढ़ा लिखा हो गया, यानी अपना सिग्नेचर कर ले रहा, तो आप उसको लिटरेट मान लेते हैं। ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ इंडिया में है। तो ये हालांकि थोड़ा सा दुखद है। शिक्षित होने का मतलब क्या है, एजुकेटेड का मतलब क्या है, और साक्षर का मतलब क्या है? तो साक्षरता को रख करके हम किसी देश को शिक्षित नहीं घोषित कर सकते ना, क्योंकि साक्षरता एक ऐसा क्राइटेरिया कि आप अपना साइन कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन करना शिक्षित का होने का कोई प्रमाण नहीं हो सकता है। तो ये देश क्या है? शिक्षित है, यानी एजुकेटेड है। श्रम लेवल पे भी काफ़ी अच्छा है, यानी मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ पे लोग कमाने के लिए जाते हैं, इंडिया से भी जाते हैं, बहुत देशों से भी आते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पढ़ लेते हैं हम साउथ ईस्ट एशिया के बारे में। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? जैसे कर्क रेखा, मैंने आपको भी बताया, कर्क रेखा जो है साउथ ईस्ट एशिया में केवल म्यांमार से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, ये एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया के केवल म्यांमार से गुजरती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दक्षिण पूर्व सागर में केवल इंडोनेशिया के पास से भूमध्य रेखा से के दक्षिण में भूमि है, यानी थोड़ी सी जो इंडोनेशिया का पार्ट है 0 डिग्री है, इसके नीचे का जो पार्ट पड़ता है वो इंडोनेशिया का वो इक्वेटर से नीचे पड़ता है, ठीक है। अभी हमने मैप में देखा है। दूसरा चीज़, दक्षिणी गोलार्ध में इंडोनेशिया का प्रभुत्व है, यानी दक्षिणी गोलार्ध साउथ हेमिस्फीयर में ही इंडोनेशिया का भाग मिलता है। ये भी आपने मैप से देख लिया होगा। ये सब फैक्ट हैं, मैप में आप जितना देखेंगे याद हो जाएगा, उसका बहुत रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भूमध्य रेखा सुमात्रा और बोर्नियो से होकर गुजरती है, जावा से नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट, जावा उसके नीचे है कि ऊपर है? नीचे पड़ेगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो ये सब टॉपिक आपने, ये सब पॉइंट्स आपने देख लिया साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज पढ़ रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट आइलैंड्स वगैरह हैं, उनको हमने थोड़ा सा देखा और समझा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो मैप हमने देखा अभी,
अभी मैप में हमने क्या देखा, मतलब जो टॉपिक पढ़ा हमने देखा कि सिंगापुर का मैप आप देख लीजिए। सिंगापुर इसकी यही कैपिटल यहाँ पे पड़ती है इस सेक्शन में। आप देख लीजिए सिंगापुर स्टेट से नाम से जाना जाता है क्षेत्र, ठीक है। इधर आप देखें सुंगई जोहार स्टेट करके सागर करके एक तरह से, ठीक है। मलेशिया वाला हिस्सा हो गया सिंगापुर का हिस्सा, ठीक है। और ये आता है हमारा साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी इम्पॉर्टेंट क्यों है, मैंने आपको भी बताया कि ये वाला मलेशिया हिस्सा है, ये है मलेशिया का हिस्सा, ब्रुनेई वाला हिस्सा। इसके बीच में क्या नाटना एक सागर पड़ रहा है। अब ये जो पोर्शन दिख रहा होगा आपका, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका। क्यों हो जाता है, क्योंकि चाइना अपना प्रभुत्व इस साउथ चाइना सी में बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये हिस्सा बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ आइलैंड वगैरह हैं। आइलैंड की बात अगर हम करें तो आइलैंड में कौन कौन से आइलैंड है, देखिए स्प्रेटली आइलैंड याद रखना है, स्प्रेटली स्कारबोरफ आइलैंड, ठीक है, मर्सलफील्ड आइलैंड या पारासर आइलैंड या डोंगसा प्रेड्स, ये जो आइलैंड है, ठीक है, डोंगसा प्रतास आइलैंड है। ये सब आइलैंड ऐसे आइलैंड हैं जिन पे चाइना अपना दावा कर रहा है। और अभी आपने सुना भी होगा करंट अफेयर्स में कि चाइना इन सब आइलैंड को आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, जैसे उन्होंने आर्टिफिशियल मून बना दिया, आर्टिफिशियल सन बना दिया, तो आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिया तो कौन सी बड़ी बात है, हो सकता है, बना सकता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है कैसे, अगर जो भी कोई बॉडी है, लैंड भाग है जो थोड़ा बहुत समुद्र के अंदर है, तो क्या कर रहा है वो, उसमें मिट्टी या बहुत ढेर सारा कचरा ला करके जमा कर रहा है। जमा करते 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 एक दिन आएगा कि वो पानी के ऊपर दिखने लगेगा, तो अपना वहाँ पे घर बना कर रहने लगेगा। तो इस तरह से ये कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत ही चालाक है चाइना, और चाइना अपना दिमाग लगा रहा है कि हम किस किस तरीके से कब्जा कहाँ पे कर लें। और ये क्षेत्र इतना इम्पोर्टेंट होता है हमारे ट्रेड के लिए कि यहाँ से लगभग कह सकते हैं कि 70% तक ट्रेड हमारा इंडिया का या बाकी सारे देशों का इधर से होता है। और ये चाहता है कि हम इस पर कब्जा कर लें, इस पे क्षेत्र में हमारा कब्जा हो जाए, और हम यहाँ पे जब कोई भी शिपमेंट या कोई ट्रेड करने आए तो हम उससे वसूली कर सकें, टैक्स ले सकें, इसलिए अपना कब्जा कर रहा है। हालांकि बहुत सारे देश यहाँ के इसके विरोध में हैं, चाइना के विरोध में इंडिया भी है इस मतलब इस पॉइंट को लेकर के, और इस पॉइंट को लेकर के साथ साथ अमेरिका में भी इसके प्रति गुस्सा है, नाराज़गी है। बाकी सारे देश नाराज़ हैं, क्योंकि जितने भी कंट्री इस एरिया से होकर उनका ट्रेड होता है, वो सब के सब इस देश से नाराज़ हैं, ठीक है। ओके, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि साउथ चाइना सी के इसमें से कौन सा आइलैंड या कौन सा आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट है किसी बीच में, ये भी पूछ सकता है। आप देखेंगे स्प्रेटली है, ये सब आइलैंड है, आप इसको ध्यान से समझ लेंगे। अलग से एक वीडियो हम लोग इसको देखेंगे, साउथ चाइना सी क्यों इंपॉर्टेंट होता है चाइना के लिए, इंडिया के लिए, और कुछ ऐसे साउथ ईस्ट नेशंस के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के जो इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ मतलब हो सकता है कि समुद्र हो यानी सी हो, ठीक है। ये हम देख लेते हैं कौन कौन से सी हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि साउथ चाइना सी सबसे इम्पोर्टेंट यही आपका है, साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी इसकी सीमा ब्रुनेई से लगी है, कंबोडिया से लगी है, चीन से लगी है, और इंडोनेशिया से लगी है, मलेशिया से लगी है, फिलीपींस से लगी है, सिंगापुर से, ताइवान से, थाईलैंड से और वियतनाम से। कुल कितने कंट्री से लगी है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिला के 10 देशों से साउथ चाइना की सीमा लगी है। अब क्वेश्चन आपका यहीं से पूछ देगा, इनमें से कौन से कंट्री हैं जिन कंट्री का बॉर्डर साउथ चाइना सी से लगा है। तो आप इन कंट्री को नाम याद रख लीजिए, इसको आप चाहे तो ट्रिक बना लीजिए, चाहे तो आप कोड कर लीजिए, या चाहे तो आप मैप में देख करके याद कर लीजिए। जितनी देर अपने आप को मैप के सामने रखेंगे वो चीज़ें याद होती चली जाती हैं, बार बार देखना पड़ता है। इसके बाद इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्यों है, स्प्रेटली आइलैंड, मैंने आपको बताया स्प्रेटली आइलैंड और पैरासेल आइलैंड, दो ऐसे आइलैंड हैं जो डिस्प्यूट में बने हुए हैं। डिस्प्यूट का मतलब कि किस डिस्प्यूट में हैं, कुछ देश कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे कौन सा देश, ताइवान है, ताइवान। अब ये कहता है इसके पास में जितने भी कंट्री हैं, ये सब जो कंट्री हैं, इसमें कुछ कंट्री कह रहे हैं कि भैया ये पैरासेल और स्प्रेटली आइलैंड हमारा है, चाइना कह रहा है हमारा है। तो उन देशों के बीच में ये डिस्प्यूट बना हुआ है। जैसे वियतनाम भी इसके बारे में पड़ता है, वो भी मतलब कह रहा है, और कुछ ऐसे कंट्री हैं जैसे ताइवान भी है, ये भी कह रहा है कि हमारे देश के पास में पड़ रहा है तो हम भी हैं,
ठीक है। तो ये सब कंट्री अपना उसमें दावा कर रहे हैं कि हमारा आइलैंड है, लेकिन यही डिस्प्यूट का पॉइंट बना हुआ है। अब ये क्षेत्र क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पेट्रोलियम के इम्पोर्टेंट है, धात्विक पिंड मिलते हैं यहाँ पर, और मत्स्य पालन यानी फिशिंग के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्लस और भी प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रचुरता का क्षेत्र बना हुआ है, इसलिए ये क्षेत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट बॉडीज़ और देख लेते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट बॉडीज़ है। पूरे अभी हमने सब देख ही लिया है, बस इसका नाम देख लीजिए। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं तो सबसे पहले क्या मिलेगा? ग्रेट चैनल मिलेगा, फिर गल्फ ऑफ मर्तमान आपने अभी देखा, फिर गल्फ ऑफ थाईलैंड मिलेगा, अभी देख लिया आपने, स्टेट ऑफ मलक्का मिल जाएगी, साउथ चाइना सी मिल गया, नाटुना सी मिला, स्टेट ऑफ सुमात्रा मिल गया, जावा सी मिला, सुलू सी मिला, फ्लोर सी मिल गया, सेलेब सी मिल गया और बांदा सी मिल गया। ये सब इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज आपकी मिल रही हैं कहाँ पे? साउथ चाइना सी में। ठीक है, साउथ चाइना सी मतलब पूरा का पूरा आपके साउथ ईस्ट एशिया वाले हिस्से में मिल रहा है। ये सब वाटर बॉडी, इसको आप रट लेंगे, जैसे लिखा गया वैसे रख लेंगे। मैप में आपको मैंने पहले दिखा लिया, फिर से अगर आपको देखना होगा तो मैप को थोड़ा सा वीडियो को पीछे करिएगा और इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखा दूँ फिर से एक बार। अब देख लीजिए इस मैप में थोड़ा सा हम समझते हैं मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ये यहाँ पे पड़ता है, इंडिया का ट्रेड इसी से होके इधर के ये हम जाते हैं ट्रेड चाइना में, मतलब इधर चाइना में भी जाते हैं, इधर आप जापान में, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में भी जाते हैं ट्रेड करने के लिए, प्लस इधर वाले कंट्री को ट्रेड करते ही करते हैं। तो मलक्का स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये कह रहा है कि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली एकमात्र संधि है, इसको आप बोलते हैं संधि मतलब जल संधि, स्टेट ऑफ मलक्का। ठीक है, इधर इंडियन ओशियन है, इधर आपका पैसिफिक, पूरा इधर का पैसिफिक ओशियन हो जाएगा और इसके छोटे छोटे सागर हैं। तो ये एक हो गया। सीमावर्ती क्षेत्र कौन कौन से? इंडोनेशिया पड़ेगा, मलेशिया पड़ेगा और सिंगापुर पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों देश पड़ रहे हैं यहाँ पर। कहाँ पर पड़ रहे हैं? जो मलक्का जल संधि के पास में, यानी मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया और क्या कह रहा है, और इंडोनेशिया, इधर का पोर्शन इंडोनेशिया। तो यहीं पे आपका पोर्शन पड़ रहा है। अब होता क्या है, इससे यहाँ से ट्रेड होता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि हम इसी को काट के बनाएंगे क्या, इस्तेमाल साफ कराइए, इसको काट के हम सीधे इधर नहीं जाएंगे, अब हम सीधे यहाँ चले आएंगे, फिर इधर चले जाएंगे। तो कितना आसान हो जाएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, सभी देशों के लिए, चाहे श्रीलंका है, चाहे कोई इधर से देश को जाए, सबके लिए ट्रेड हो जाएगा, सबके लिए आसान हो जाएगा। राइट, तो ये वाला ट्रेड यहाँ से काट जाएगा। लेकिन कब? जब कंबोडिया या थाईलैंड जो है हिस्सा, थाईलैंड जब इसको परमिशन देगा तब यहाँ से हम परमिशन लेकर के उसको काट करके इस्तेमाल सब्करा को अपने ट्रेड के लिए यूज़फुल बना सकते हैं। ठीक है, ये दुनिया का कह सकते हैं या पूरे इस क्षेत्र का सबसे व्यस्तम रूट है, मार्ग है, जल मार्ग है ये वाला क्षेत्र। ठीक है, अब आपने देख लिया। अभी जिस वाटर बॉडी की हमने बात किया उसको मैंने आपको एक एक करके दिखा दिया था, आप देख सकते हैं सब। ये क्या है? सुमात्रा वाला हिस्सा है, जावा वाला हिस्सा है, तो जावा सी यहाँ पड़ गया। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जावा स्टेट थी, इधर चलेंगे तो बांदा सी हो गया, इंडोनेशिया वाले हिस्से में बांदा सी, सुलू सी, इधर सुलू सी हो जाता है। आप देखेंगे फिलीपीन सागर यहाँ पे, साउथ चाइना सी यहाँ पे, फिलीपीन सागर देखिए यहाँ पे है। तो इस तरह से कुछ सागर आपने इधर देख लिया, मैंने सबको बता दिया है। ठीक है, अंडमान देखिए, यहीं पे क्या है? मर्तमान की खाड़ी, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है मर्तमान की खाड़ी है। ये गल्फ ऑफ थाईलैंड यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे ऊपर के हिस्से में, तो जब पढ़ेंगे चाइना वाला हिस्सा यानी ईस्ट एशिया, तो उसको वहाँ से कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे और समझ लेते हैं, फिर चलते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया की जलवायु, जैसे अभी हमने समझा कि एशिया की पूरी जलवायु क्या थी, उसको हमने समझ लिया। अब हम आते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया की जलवायु क्या होगी, कैसी होगी। देख लीजिए इसको। मुख्य भाग अगर आप बात करेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पे आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून किसे कहते हैं? जब थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा इस मैप को देख लीजिए। ये वाला जो लाइन है बीचों बीच से, इसको आप 0 डिग्री कहते हैं, यानी इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा आप इसको कहते हैं। ये वाली जो लाइन है ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री का मतलब इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप टेम्परेट जोन कहते हैं, टेम्परेट एरिया बन गया। यानी यहीं से मिलेगा आपको 23.5 डिग्री, यानी इसको क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। यानी आप इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा। और फिर नीचे आते हैं आप तो यहाँ पे भी 30 डिग्री मिलेगा। इसके पहले मिल जाएगा आपको 23.5 डिग्री,
इसको क्या बोलेंगे आप? इसको आप बोलेंगे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा, मकर रेखा मिल जाएगी। अब आपको समझना क्या है इसमें, इस मैप से, इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है। पहले हम देखते हैं कि जो 0 डिग्री गुजर रही है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा, यानी इस पे टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे जब आएगा तो टेम्परेचर हाई रहता ही रहता है, यही इक्वेटोरियल जोन हो गया। इसके बाद हम 30 डिग्री आते हैं, यानी इसके नीचे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा इसके हिसाब से टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक वही चीज़ यहाँ पे भी होगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हो जाया करेंगी। ठीक है, इस क्लास को मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, बस यहाँ समझना क्या आपको कि यही चीज़ें क्या करेगी? क्लाइमेट डिसाइड करेगी। जबकि हमारा जो इंडिया पर मतलब एशिया पढ़ रहा है, साउथ ईस्ट एशिया, वो इसी सेक्शन में पड़ेगा। ठीक है, 0 के और ट्रॉपिक के बीच में पड़ेगा, इसी एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया वाला हिस्सा। तो यहाँ पर टेम्परेचर लगभग क्या होता है? बराबर होता है, या हमने देखा कि लगभग टेम्परेचर गर्म ही होता है। ठीक है, अब इस मैप को थोड़ा सा देख लीजिएगा, फिर इस मैप को मैं आगे क्लास में और डिटेल बताऊंगा। अब इसके बाद हम अगले क्लास में सब कुछ समझेंगे। तो आज क्लास में बस इतना ही, कल इसी क्लास में हम मिलेंगे, अगले टॉपिक को इसी को कंटिन्यू किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून।